हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन की लेक्चर सीरीज में आज हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की कोची इंटीग्रल थ्योरम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बताया था जिसको हमें पाथ के अकॉर्डिंग फाइंड करना होता है, जो पाथ पर डिपेंड भी करता है, जिसमें हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करना पड़ता है पाथ के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ठीक है, कोची ने कुछ थ्योरम्स और कुछ फॉर्मूले बनाए थे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोची की फंडामेंटल थ्योरम या कोची की इंटीग्रल थ्योरम। और नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले, जिससे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाते हैं। तो आज के हमारा ये टाइटल रहने वाला है इस लेक्चर का, कोची फंडामेंटल थ्योरम, कोची की इंटीग्रल थ्योरम। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है, हमारा टाइटल होगा कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची फंडामेंटल थ्योरम। इसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे कि जैसे सिंपल कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन। वैसे तो आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन की सीरीज में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं ट्रिक बता दूंगा कि किस तरीके से आप यूनिट 5 में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, वो भी आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, कोची की इंटीग्रल थ्योरम की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल और लास्ट में लॉन्ग टाइप एग्जांपल जिसमें हमें वेरीफाई कोची इंटीग्रल थ्योरम मतलब करनी पड़ती है। और लास्ट में आपको होम असाइनमेंट भी एज यूजुअल प्रोवाइड किया जाएगा। कोची की इंटीग्रल थ्योरम को डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल कनेक्टेड डोमेन एंड मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन क्या होता है। इसका हमारा किसी भी थ्योरम की किसी भी फॉर्मूले की डेफिनेशन में यूज हो जाता है। सिंपल कनेक्टेड डोमेन, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन का तो पता होना चाहिए कि होते क्या है। तो सिंपल कनेक्टेड डोमेन की अगर बात करें, ए डोमेन एक ऐसा डोमेन इन विच एवरी क्लोज्ड कर्व, जिसमें आप कोई भी क्लोज कर्व बनाए, कैन बी श्रंक, और वो क्लोज कर्व को हम श्रंक करें, ठीक है, और वो श्रंक हो जाए उसी के किसी पॉइंट पर, टू ए पॉइंट, ठीक है, उसी के किसी पॉइंट पर श्रंक हो जाए। ठीक है, कोई भी क्लोज कर्व आप बनाते हैं और उसी डोमेन के किसी पॉइंट पर वो श्रंक हो जाए विदाउट पासिंग आउट द रीजन। ठीक है, उस डोमेन के रीजन को पास ना करे, उसी के किसी पॉइंट पे श्रंक हो जाए और उस डोमेन के रीजन को, ठीक है, क्रॉस ना करे, पास ना करे, तो इस केस में हमारा डोमेन सिंपल कनेक्टेड डोमेन कहलाता है। लेकिन अगर आप कोई भी क्लोज कर्व लेते हैं और उसमें क्लोज कर्व ने आपने श्रंक किया और वो उसके जो डोमेन का रीजन था, ठीक है, जो पोर्शन था उससे बाहर चले जाता है श्रंक होने के बाद, तो इसका मतलब वो सिंपल कनेक्टेड डोमेन नहीं है। वही लिखा है यहाँ पर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये डोमेन मैंने लिया और इसमें ये रीजन है जो मैंने पिंक कलर से शेडेड कर रखा है, ये रीजन हमारा है। ठीक है, तो ये डोमेन आपका सिंपल कनेक्टेड डोमेन होगा। ये कैसा डोमेन होगा? सिंपल कनेक्टेड डोमेन हमारा ये बनेगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी अगर क्लोज कर्व लेते हैं, मान लो आपने यहां पर ये क्लोज कर्व लिया और इसको श्रंक किया। श्रंक का मतलब इस तरीके से आपको श्रंक करना है। अगर आप इसको इस तरीके से श्रंक करते हैं तो ये इस डोमेन के ही किसी पॉइंट पे श्रंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैलून, बैलून में आपने एयर फिल की, तो जब उसमें से एयर निकलती है तो उस बैलून के ही किसी ना किसी पॉइंट पे वो श्रंक होकर के, ठीक है, उसकी जब एयर को हम निकाल देते हैं तो उसी बैलून के किसी पॉइंट पे श्रंक हो जाता है आपका बैलून। तो इसको सिंपल कनेक्टेड डोमेन को एज ए बैलून आप समझ सकते हैं। ठीक है, बैलून में जब एयर फिल करते हैं तो एक डोमेन आपका कंस्ट्रक्ट होता है। यदि उसकी एयर को निकाल दे तो एयर को निकालने के बाद उसी बैलून के किसी पॉइंट पर वो श्रंक होके छोटा हो जाता है, तो वो आपका सिंपल कनेक्टेड डोमेन है। तो ये जो एग्जांपल है ये सिंपल कनेक्टेड डोमेन का है। इसमें कोई भी क्लोज कर्व लेंगे, उसको श्रंक कराएंगे तो उसी डोमेन के किसी पॉइंट पे श्रंक होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के। ये दोनों एग्जांपल इधर है मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, जिसमें इसको अगर मैं बात करूं, ये डबल कनेक्टेड डोमेन है। डबल कनेक्टेड डोमेन, ये हमारा डबल कनेक्टेड डोमेन है। और इसमें अगर रीजन की बात करूं तो ये दो कर्व से मिलके बना है, तो इसमें रीजन ये वाला है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये इसका रीजन है।
ठीक है, और इसको समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि पहले टायर्स में ट्यूब्स आती थी या स्विमिंग पूल में आप ट्यूब्स देखते हैं, ठीक है। तो इसको ट्यूब के आकार का समझ लीजिए आप। इसमें ट्यूब, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे डोमेन में नहीं है। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये डोमेन में नहीं है। जो मैंने पिंक कलर से शेडेड किया है, ये हमारा पोर्शन जो है डोमेन में जाएगा। जैसे ट्यूब का आकार होता है, बीच वाला पोर्शन खाली रहता है और उसमें जो ट्यूब का पोर्शन होता है उस तरीके से होता है। और अगर आप ट्यूब में एयर फिल करेंगे और एयर को ठीक फिर निकालेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो यहां पर श्रंक हो जाए, जो कि हमारा डोमेन का पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर उस डोमेन के ही पॉइंट पे श्रंक नहीं होता तो वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन की फॉर्म में जाता है। ये आपका डबल कनेक्टेड डोमेन है, दो कर्व से मिलके बना है, तो ये आपका डबल कनेक्टेड डोमेन है। क्योंकि अगर इसको ट्यूब के अकॉर्डिंग समझे तो इसकी अगर हम एयर निकालते हैं तो हो सकता है वो यहाँ पे श्रंक हो जाए बीच में, जो कि हमारा डोमेन का पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डबल कनेक्टेड डोमेन। और ऐसे ही मैंने उधर बनाया, इसको मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन बोलेंगे, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। ये आपका मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन होता है, जो कि देखा जाए तो कितने कर्व से मिलके बना है। ये शेडेड रीजन जिसको मैं कर रहा हूं, ये शेडेड रीजन, ये हमारा इसके रीजन में आएगा। बाकी जो बीच वाले पोर्शन है ये आपका इस रीजन में नहीं आएगा, है ना। ये आपका शेडेड रीजन जो मैंने बनाया है ये इसके अंदर आएगा। बाकी ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, अगर ये कर्व C1 हो, ये कर्व आपका C2 कर्व हो, ये कर्व C3 हो, ठीक है, और बाहर वाले को आप सी कर्व माने, तो यहाँ पर ये जो रीजन है, ये डोमेन है, ये आपका मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन जाएगा। क्योंकि इसमें भी अगर कोई क्लोज कर्व लेता है, मे बी आपका इसके सर्कल के यहाँ पे श्रंक हो जाए, यहाँ पे श्रंक हो जाए, यहाँ पे श्रंक हो जाए, तो इस केस में वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन होता है। मतलब अगर किसी डोमेन में किसी क्लोज कर्व को श्रंक करते हैं और वो उसी डोमेन के पॉइंट पे श्रंक हो जाए, तो सिंपल कनेक्टेड डोमेन होगा। अदरवाइज वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन होगा। एग्जांपल वो सिंपल सा आपको दे दिया, बैलून की अगर बात करें वो सिंपल कनेक्टेड डोमेन बनाएगा। ट्यूब की अगर बात करें, रिंग शेप रीजन इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा दो कर्व से मिलके बनता है, एक C1 अंदर वाला कर्व, एक कर्व C2 होता है ना, दो कर्व से मिलके बनेगा। तो ये आपका डबल कनेक्टेड डोमेन सेम तरीके से मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन हमारा बनता है। उसके बाद बात करते हैं जिसका यूज होना है, एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन। किसी डोमेन में हम एनालिटिक फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए डोमेन डी। अगर कोई फंक्शन एफ जेड है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन, और वो किसी डोमेन के सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है, ईच एंड एवरी पॉइंट, जितनी भी उस डोमेन में, मान लो ये डोमेन है आपका, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसके सिंपल कनेक्टेड डोमेन के, ये सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है, तब हम कहते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो पूरा डोमेन में एनालिटिक है। अगर उस डोमेन के सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है उस पूरे डोमेन में एनालिटिक है। देखा जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है डोमेन के सभी पॉइंटों पे। डोमेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो कैसे चेक करेंगे, तो इसको ट्रिक से चेक करते हैं। ट्रिक क्या होती है यहाँ पर, ट्रिक टू चेक एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन। इसका हम कई सारे लेक्चर में यूज करेंगे, बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा कि क्या ट्रिक हम यूनिट 5 में यूज करने वाले हैं, ठीक है। एनालिटिसिटी चेक करने के लिए किसी फंक्शन की, नोट नंबर 1 को समझेंगे बहुत ध्यान से। इफ एफ जेड गिव्स, बहुत सारे पॉइंटों पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते, हम शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं। इफ एफ जेड गिव्स फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए डोमेन डी। अगर फंक्शन एफ जेड किसी डोमेन डी के सभी पॉइंटों पर फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे, मतलब आपने किसी पॉइंट को रखा फंक्शन में और आपको एक ही वैल्यू मिले और फाइनाइट वैल्यू मिले, तब इस केस में क्या होगा, अगर सभी पॉइंटों पर इस तरीके से आपको फाइनाइट और यूनिक वैल्यू मिलती है, तब हम कह देते हैं कि वो फंक्शन जो है उस डोमेन डी में एनालिटिक है। ये शॉर्टकट तरीका है चेक करने का। हम डिफरेंशिएबिलिटी एक एक पॉइंट पे डेफिनेशन नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करते हैं कि आपका फंक्शन जो है
अगर हर पॉइंट पे इंफिनिटी ना दे, मतलब हर पॉइंट पे फाइनाइट वैल्यू दे, यूनिक वैल्यू दे, तो वो एनालिटिक होता है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे उसने इंफिनिटी वैल्यू दे दी तो उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक कभी नहीं होगा। वो मैंने नोट नंबर 2 में नीचे बताया है। ठीक है, नीचे नोट नंबर 2 में यही डिस्कस किया है। ये मेन है आपका, है ना, नोट नंबर 2। इफ एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब एफ जेड जो है इन्फिनिटी वैल्यू दे दे एट किसी पॉइंट जेड इक्वल टू ए पर, आपने फंक्शन में जेड को ए रखा और आपको इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाए, देन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए। तब हमारा जो फंक्शन एफ जेड होगा वो उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक तभी होगा यदि वो फाइनाइट और यूनिक वैल्यू सभी पॉइंटों पे दे। अगर किसी पॉइंट पे वो इन्फिनिटी वैल्यू दे देता है तो वो फंक्शन उस पर एनालिटिक नहीं होता है, और जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उसको बोला जाता है, या तो उसको पोल कहा जाता है या फिर उसको सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, या तो उसको बोला जाएगा पोल या बोला जाएगा सिंगुलर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड -1 z-2। ये फंक्शन आपको कब कब इंफिनिटी देगा? यदि डिनोमिनेटर जब इसका जीरो होगा ना तब ये इंफिनिटी देगा, और डिनोमिनेटर को अगर जीरो रख करके सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी। एक तो वैल्यू मिलेगी जेड की वैल्यू 1, एक वैल्यू मिलेगी जेड की वैल्यू 2। और यही दोनों ऐसे पॉइंट है, ठीक है, जिससे ये आपका जो है इंफिनिटी बनेगा। आप इसमें जेड को 1 रखो तो ये 1/1 - 0, जो कि 1/0 बनेगा। 1/0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। ऐसे इसमें जेड को 2 रखो तो ये 1/2 - 2 यानी कि 0, 1/0 बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। मतलब ये आपका जो फंक्शन है ये टेंस टू इंफिनिटी होगा किस किस पॉइंटों पर? जेड इक्वल टू 1 पॉइंट पर एंड जेड इक्वल टू 2 पॉइंट पर। तो ये दोनों पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिन पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि इस पर ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू नहीं देता है। इस पर ये क्या वैल्यू देता है? इंफिनिटी वैल्यू देता है। तो इन पॉइंटों पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा, और ये दोनों ही पॉइंट आपके पोल या सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है ये हमारे सिंगुलर पॉइंट है, या फिर इनको पोल भी कहते हैं, क्योंकि इन पर जो है फंक्शन एनालिटिक नहीं है। दोनों पर फंक्शन जो है आपको इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ये हो गई आपकी एनालिटिसिटी चेक करने का शॉर्टकट तरीका। बस आपको वे पॉइंट चेक करने हैं जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बने। अब जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है उन पॉइंटों पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होता है। ठीक है, वे पॉइंट आपको चेक करने हैं। अगर आपको हर जगह पे फंक्शन फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देता है तो वो एनालिटिक होगा। अब कुछ मेन फंक्शंस है जो कि हम डायरेक्ट लिखते हैं आगे और इसको डायरेक्टली यूज करते हैं, जो हमेशा एनालिटिक होते हैं। वो एनालिटिक कौन कौन से होते हैं? नोट नंबर 3 में मैंने बताया है। द पोलिनोमियल इन जेड, जेड में आप कोई भी पोलिनोमियल बना लो, जैसे कि आपने लिया जेड स्क्वायर, आपने लिया जेड की पावर 3, आपने लिया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। आप जेड में कोई भी पोलिनोमियल अगर बनाते हैं तो वो हमेशा एनालिटिक होता है। आप साइन जेड फंक्शन, कोस जेड फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये भी हमेशा एनालिटिक होते हैं, है ना, ये भी हमेशा एनालिटिक होते हैं। और e की पावर जेड और e की पावर माइनस जेड जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये भी हमेशा एनालिटिक होते हैं। ऐसे ही log जेड भी एनालिटिक होता है, लेकिन किसके लिए एनालिटिक नहीं होता भाई? जिस पर ये इंफिनिटी देगा। जेड जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सभी फंक्शन जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं। आप जेड की कोई भी वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, ये हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देंगे। तो ये एवरीवेयर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होते हैं, इनको हमें चेक करने की नीड भी नहीं होती। ये वेल नोन रिजल्ट्स है जो मैंने बताया है आपको, पोलिनोमियल जेड के, साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड, ई की पावर माइनस जेड और log जेड, लेकिन जेड 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होते हैं, जिसको हम आगे डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें जो कि आज के इस लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत काम आने वाली है ना। अब चलते हैं अपने मेन थ्योरम कोची की इंटीग्रल थ्योरम पर, या कोची की फंडामेंटल थ्योरम पर। कोची की इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? आपको दो तरीके से डिफाइन किया मैंने। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, अगर एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन हो विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी। ठीक है, अगर एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है किसमें?
किसी क्लोज कर्व सी में मैंने मान लिया कि ये हमारा कोई क्लोज कर्व सी है भाई, ये क्लोज कर्व सी मैंने माना, ठीक है। और एफ जेड जो है, एफ जेड एक फंक्शन है जो इस क्लोज कर्व सी की बाउंड्री पर भी और इसके अंदर भी एनालिटिक है। मतलब इसकी बाउंड्री के पॉइंट्स पर भी और इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स है, अगर ये फंक्शन एफ जेड इसकी बाउंड्री और इसके अंदर एनालिटिक है, तो इसका मतलब हर पॉइंटों पर, इस क्लोज कर्व के हर पॉइंटों पर आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू मिलेगी। कहीं पर भी फंक्शन इन्फिनिटी नहीं बनेगा ये, अगर ये फंक्शन एनालिटिक इस क्लोज कर्व सी पर है तो, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन ये कहती है कि जो एफ जेड फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, मतलब आपको एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा हर पॉइंटों पर इस क्लोज कर्व सी के। तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है कि अगर ये आपका फंक्शन क्लोज कर्व सी पर एनालिटिक है और उसका इंटीग्रेशन आप क्लोज कर्व सी के अबाउट में करते हो, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कर्व सी के अंदर भी और बाउंड्री पर भी एनालिटिक है, तो उस क्लोज कर्व सी के अबाउट में उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। ये कोची की इंटीग्रल थ्योरम है, बड़े बड़े क्वेश्चन धड़ाम से हो जाते हैं, 2 नंबर में इसके आते रहते हैं क्वेश्चन, है ना। इसको और करके दूसरी तरीके से डिफाइन किया है, इफ एफ जेड इज ए सिंगल वैल्यूड का मतलब केवल एक ही वैल्यू दे एक पॉइंट पर, है ना, एनालिटिक फंक्शन डिफाइन इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। मैंने मान लिया कि आपका ये कोई सिंपल कनेक्टेड डोमेन है, ये डोमेन मैंने कंसीडर किया, ठीक है। ये हमारा डोमेन है कैपिटल डी, ठीक है। और एफ जेड जो है इसमें डिफाइन है, और इस एफ जेड फंक्शन जो है इस डोमेन के सभी पॉइंटों पे एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड भी है, मतलब आपको एक एक वैल्यू ही देगा, इस डोमेन डी के सभी पॉइंटों पर एनालिटिक है। तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है कि क्लोज कर्व सी अगर आप कोई लेते हो और क्लोज कर्व सी के अबाउट में इंटीग्रेशन एफ जेड का करते हो, ठीक है, तो वो हमेशा 0 होगा, वेयर सी इज ए क्लोज कर्व इनसाइड डी, है ना। तो यहां पर अगर आप कोई क्लोज कर्व लेते हैं, जैसे कि मैंने क्लोज कर्व लिया और मैंने क्लोज कर्व सी के अबाउट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, क्योंकि ये पूरे डोमेन में एनालिटिक है, तो ऑब्वियसली इस क्लोज कर्व सी में भी एनालिटिक होगा विद इन एंड ऑन, है ना, विद इन एंड ऑन इस क्लोज कर्व सी में भी एनालिटिक होगा। और एनालिटिक होने का मतलब इस क्लोज कर्व सी में कहीं पे भी फंक्शन इंफिनिटी नहीं बनेगा, जैसे मैंने आपको नोट में बताया था जस्ट अभी, इस क्लोज कर्व सी के सभी पॉइंटों पर फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा, कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर क्लोज कर्व सी की विद इन एंड ऑन फंक्शन एनालिटिक है, तो उस क्लोज कर्व सी के अबाउट में उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। ये होती है आपकी कोची की इंटीग्रल थ्योरम या कोची की फंडामेंटल थ्योरम, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं, केवल फिगर बनाना होता है मेन, बाकी कुछ इसमें है नहीं, है ना। फिगर को बनाने से पहले क्वेश्चन में आपको देखना है कि फिगर में पूछ दिया क्या है, सर्कल दिया है, रेक्टेंगल दिया, स्क्वायर दिया, ट्रायंगल दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी सर्कल की इक्वेशन की। सर्कल की अगर इक्वेशन की बात करें तो सर्कल की जो मेन इक्वेशन होती है उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सर्कल की इक्वेशन होती है आपकी z माइनस जेड नोट इक्वल टू आर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैंने इसको पहले भी बताया, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। और यहाँ पर जो जेड नोट है, ठीक है, जेड नोट होता है आपका सर्कल का सेंटर और आर होती है सर्कल की रेडियस। ये आप हमेशा ध्यान रखना, पूरी यूनिट 5 में काफी बार इसको यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस इक्वल टू आर, जहां पर जेड नोट तो काम करता है सेंटर का और आर काम करता है रेडियस का, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपको कहा है कि इवेल्युएट कीजिए इस इंटीग्रेशन को, ठीक है, सॉल्यूशन में लिख देता हूं। सॉल्यूशन में लिखते हैं, अरे यार, गिवन है आपको इंटीग्रेशन सी के अबाउट में इंटीग्रेशन करना है ई की पावर जेड अपॉन z-1 z-2 का और dz, ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। और सी आपको दिया है एक सर्कल, है ना, तो वेयर
यहाँ पर आपको सर्कल दिया है मोड जेड इक्वल टू 1/2, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जेड माइनस जीरो का मॉडुलस इक्वल टू 1/2। अगर इससे कंपेयर कर ले, ठीक है, तो जो जेड नोट की वैल्यू है वो जीरो आएगी। जीरो को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो प्लस जीरो आई, यानी कि सेंटर इसका बनेगा ओरिजिन। ठीक है, जेड नोट सेंटर होता है और जो इक्वल में होता है वो रेडियस होता है। रेडियस है इसकी 1/2, यानी कि आपको क्या करना है आपको इस सर्कल को पहले बनाना है, फिर हमें थ्योरम को आगे अप्लाई करना पड़ेगा। इस सर्कल को हम बना लेते हैं भाई, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो ओरिजिन हो और रेडियस जिसकी 1/2 हो। तो ये सर्कल मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम ज्यादा ना लगे क्वेश्चन में। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है जिसको हमने ओरिजिन कहा, और इसकी चूंकि रेडियस 1/2 है तो ये पॉइंट होगा आपका 1/2 कोमा जीरो, और इधर पॉइंट होगा -1/2 कोमा जीरो। ऐसे ही ये पॉइंट होगा 0,1/2 और ये पॉइंट होगा 0 - 1/2। ठीक है, क्योंकि सर्कल जो है आपका सेंटर ओरिजिन था, रेडियस हाफ थी, तो हमने पूरे सर्कल के इस तरीके से पॉइंट को डिनोट कर दिया, और ये सर्कल ही आपका क्लोज कर्व सी यहां पर बनाएगा। ठीक है, इस क्लोज कर्व सी में ही हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। बस आपको अब ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन हमारा है इस इंटीग्रेशन के अंदर, क्या ये इस क्लोज कर्व सी पर एनालिटिक है, मतलब इसके बाउंड्री के पॉइंटों पर भी और इसके अंदर भी, क्या ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देता है। अगर ऐसा होगा तो एनालिटिक होगा, और एनालिटिक होगा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, है ना। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं भाई, लेट एफ ऑफ जेड को लेट कर लेते हैं, जिसका इंटीग्रेशन करना है ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस टू फंक्शन का। ये हमारा फंक्शन है जो कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है अराउंड द क्लोज कर्व सी। तो अब आपको ये देखना है ये फंक्शन किन किन पॉइंटों पे एनालिटिक नहीं है, और फिर ये चेक करना है कि क्या वे पॉइंट हमारे इस कर्व के अंदर है या कर्व के बाहर है। ये आपको हर क्वेश्चन में करना होता है। तो इस फंक्शन की अगर बात करें, ये आपका टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इफ कब इन्फिनिटी होगा, यदि इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाए। यदि इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो गया तो ये समथिंग अपॉन जीरो, ई की पावर जेड अपॉन जीरो इन्फिनिटी बनेगा। और अगर यहां से आप इसको सॉल्व करते हैं इफ करके, तो यहां से दो वैल्यू मिलेगी, जेड माइनस वन जीरो और यहां से मिलेगा जेड माइनस टू जीरो। इससे जेड की वैल्यू आएगी आपकी वन, है ना, और इससे जेड की वैल्यू आपकी आएगी टू। और इसको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो वन प्लस जीरो आई लिखना पड़ेगा, और इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो टू प्लस जीरो आई आपको लिखना पड़ेगा। फिर इनको पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो वन कोमा जीरो रहेगा पॉइंट, ये है ना, और इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये टू कोमा जीरो रहेगा। अब आपको ये देखना है कि जिन पॉइंटों पे फंक्शन इन्फिनिटी बना है उन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो इन पॉइंटों पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये हमारे कर्व के अंदर है या कर्व के बाहर है। हमें तो क्योंकि पूरे कर्व पर चेक करना है, कर्व के अंदर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए तभी कोची की इंटीग्रल थ्योरम लगती है। तो अब इन पॉइंटों को अगर मैं देखूं तो ये आपका 1,0 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा 1,0 पॉइंट। इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, जगह कम है तो मैं यहीं पे बना देता हूं, है ना। ये होगा आपका 2,0 पॉइंट, ये आपको पॉइंट होगा 2,0 पॉइंट। ठीक है, जगह कम है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नजदीक बनाया दोनों को, हालांकि वो डिस्टेंस पे जाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की अगर हाफ डिस्टेंस है तो 10 थोड़ा आगे जाएगा, 20 भी आगे जाएगा काफी। ठीक है, लेकिन आपको इतना पता लग गया कि ये जो दोनों पॉइंट है इन पॉइंटों पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देते हैं, इन दोनों पॉइंटों पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये दोनों के दोनों पॉइंट पोल्स है, हमारे सिंगुलर पॉइंट्स है इस फंक्शन के लिए। हमें ये चेक करना था कि कर्व के अंदर तो नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस क्लोज कर्व के बाहर है दोनों पॉइंट, यानी कि इस क्लोज कर्व सी पर, तो अगर इस क्लोज कर्व सी के सभी पॉइंटों पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालें तो हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आएगी। इस क्लोज कर्व सी की बाउंड्री पर और इसके अंदर आप किसी भी पॉइंट को लेकर के वैल्यू निकाल लीजिएगा, हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आएगी। जिन पर ये फंक्शन इन्फिनिटी बनता है ना, वो तो क्लोज कर्व के बाहर है। और हमें चेक किस पे करना है, हमें चेक करना है अपने क्लोज कर्व पर बाय द डेफिनेशन।
एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, हमें तो सी पर चेक करना है, तो सी के अंदर तो ये एनालिटिक है, ये जिन पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है वो तो सी से बाहर है, बाहर तो हमें देखना ही नहीं है, हमें तो सी के अंदर देखना है बाय द डेफिनेशन। उस सी के अंदर और उसकी बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, मतलब फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे। तो आपने ये चेक कर लिया, इस क्लोज कर्व सी की बाउंड्री पर भी और इसके अंदर भी आपको हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा, और जिन पॉइंटों पर ये एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट उस कर्व से बाहर है, तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी। तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको लिख सकते हैं यहीं पर, लाइज आउटसाइड द कर्व सी, जो कि सी के बाहर लाई करते हैं दोनों के दोनों पोल, 10 भी 20 भी, फिगर में आप इसको नोट करके दिखा सकते हो। तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है देयरफॉर एफजेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, तो इस क्लोज कर्व सी के अंदर भी बाउंड्री पर भी फंक्शन एनालिटिक हमेशा फाइनाइट यूनिक वैल्यू देगा। देन बाय द कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची की इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है कि इंटीग्रेशन अगर उस क्लोज कर्व सी के अबाउट में एफजेड का करते हैं तो हमेशा जीरो होगा। दिस इंप्लाइज एफ जेड की वैल्यू रख देंगे, एफ जेड की वैल्यू है e की पावर z अपॉन z माइनस वन जेड माइनस टू डी जेड, तो इसकी वैल्यू हमारे हमेशा जीरो होगी। आंसर तो कोची इंटीग्रल थ्योरम से हमेशा जीरो ही आना है, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से थ्योरी वगैरह लिख करके दिखानी होते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। आपको तो ये चेक करना है कि जो एफ जेड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है उस क्लोज कर्व सी में, ठीक है, एनालिटिक है या नहीं है। अगर एनालिटिक उस क्लोज कर्व सी में है, मतलब उस क्लोज कर्व सी के अंदर और बाउंड्री पर फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देता है, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होगा। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको दिया है इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन, जो मैंने गिवन करके लिखा है, जिसमें एफ जेड को मैंने लेट कर लिया है ना, वेयर सी इज द सर्कल, सी एक सर्कल दिया है, मोड ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू वन, ठीक है। तो गिवन सर्कल है मोड ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू वन, जिसको आप कंपेयर अगर करें जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर के साथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो जेड नोट की जो वैल्यू आएगी वो माइनस आई आएगी, है ना। माइनस आई को पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो माइनस आई फॉर्म में बनेगा वो, है ना। जिसको आप पॉइंट फॉर्म में अगर बनाएंगे तो जीरो कोमा माइनस वन पॉइंट बनेगा। तो हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर होगा जीरो कोमा माइनस वन पॉइंट पर, और चूंकि इक्वल में वन है तो आर की वैल्यू वन होगी, और वन होगी इसकी रेडियस। तो वन को रेडियस बनाते हुए और जीरो माइनस वन को सेंटर बनाते हुए एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना रखा है, ये आपका होगा जीरो माइनस वन, जो कि वाई एक्सिस के बिलो जाएगा। तो ये जीरो माइनस वन जो है इसका सेंटर है ना। और वन चूंकि इसकी रेडियस है तो ये वन इधर माइनस करेंगे तो ये ओरिजिन पर जाएगा, है ना। और नीचे अगर माइनस वन में वन को ऐड करेंगे तो माइनस टू तक जाएगा, ये पॉइंट होगा आपका जीरो माइनस टू। तो ये हमारा सर्कल है भाई। इस सर्कल को हमें दिया गया है, एक क्लोज कर्व सी है, ठीक है, ये क्लोज कर्व सी बनाएगा। इस सर्कल के अंदर आपको चेक करना है फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को देखें एफ जेड को, ये टेंस टू इंफिनिटी होगा, लेकिन कब, जब इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी। और यहां से अगर z की वैल्यू आप निकालते हैं तो z की वैल्यू आएगी माइनस वन, जिसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस वन प्लस जीरो आई होगा, और जिससे पॉइंट फॉर्म आपका बनेगा, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में बनेगा माइनस वन और कोमा जीरो। पॉइंट फॉर्म में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अगर z आपका x प्लस आई वाई होता है तो ये पॉइंट फॉर्म में x कोमा वाई लिखा जाता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से पॉइंट आपका बनता है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर इस पॉइंट को चेक करना है माइनस वन कोमा जीरो, क्योंकि कहां पर लाई करेगा, ये लाई करेगा ऑब्वियसली, ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस होगा। तो ये आपका पॉइंट जो है माइनस वन कोमा जीरो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और इस साइड लाई करेगा, यहां पर ये कहीं पर होगा पॉइंट आपका माइनस वन कोमा जीरो। अब आप देखो कि जो क्लोज कर्व सी आपका बना है सर्कल की फॉर्म में, क्या ये पॉइंट उसके अंदर है, उसके अंदर ये नहीं है, आप देख सकते हो, इसमें बाहर गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं लाइज आउटसाइड द सर्कल सी। ये सर्कल से बाहर जाता है और हमें चेक करना है इस सर्कल के अंदर और इसकी बाउंड्री पर, है ना। तो इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पर कभी भी ये आपका जो फंक्शन है इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा, जिस पर ये इन्फिनिटी वैल्यू देता है वो इस सर्कल से बाहर है पॉइंट। तो इस क्लोज कर्व सी पर ये फंक्शन हमेशा आपको
ठीक है, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन इस क्लोज कर्व सी पर एनालिटिक है। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम से इंटीग्रेशन हमेशा क्या वैल्यू देगा आपको? जीरो वैल्यू देगा। वही मैंने लिखा है, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल सी, देयरफॉर बाय द कोची इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रेशन अगर आप एफ जेड का करते हैं क्लोज कर्व सी के अबाउट में, तो वो जीरो होता है। एफ जेड की अगर वैल्यू रख दी जाए तो 3z² प्लस 7z+1 डिवाइड बाई z+1 dz, ये हमेशा जीरो के बराबर होगा कोची इंटीग्रल थ्योरम से। ठीक है, सर्कल्स को बनाना अच्छे से सीख लेना, मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको ये। सेकंड एग्जांपल हो गया, अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर, है ना। तो थर्ड एग्जांपल में आपको फंक्शन दिया है ये, इसका इंटीग्रेशन करना है जिसमें एफ जेड को लेट कर लिया और कर्व बनेगा आपका इस तरीके से, 1 से बड़ा मोड जेड और मोड जेड लेस देन 2, ये मैंने गिवन करके यहाँ पर लिखा। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये दो हिस्सों में ब्रेक होगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा मोड जेड ग्रेटर देन 1, या इसको पहले मैं उसी फॉर्म में लिखता हूँ जिस फॉर्म में है। ये बन जाएगा आपका, इसको ब्रेक करें, आधा ब्रेक करेंगे तो 1 लेस देन मोड जेड होगा, और फिर से आधा ब्रेक करें तो मोड जेड लेस देन 2 होगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मोड जेड ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मोड जेड लेस देन 2। तो ये दोनों सर्कल ही बनेगी। अगर इसकी हम बात करें सिंपल फॉर्म में, तो मोड जेड माइनस जीरो का मॉडुलस, ठीक है, इक्वल टू 1, इस फॉर्म में बनेगा ये सर्कल, है ना, पहले वाला। और वो बनेगा z-0 इक्वल टू 2, मतलब दोनों का सेंटर तो ओरिजिन बनना है, एक की रेडियस 1 बननी है, एक की रेडियस 2 बननी है, जो मैंने पहले से ही बना रखा है। अगर इस सर्कल को हम बनाएंगे तो ये सर्कल होगा ये वाला, इसको मैं C1 कह देता हूं। और यहाँ पर जो सेंटर है, दोनों का सेंटर ही, दोनों सर्कल का सेंटर ही ओरिजिन होगा, 0 0, आप देख सकते हैं, है ना। दोनों का सेंटर होगा 0 0 ओरिजिन। पहला जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट होगा आपका 1,0 पॉइंट, ये पॉइंट होगा -1,0 पॉइंट, ये होगा 0,1, ये होगा 0 -1। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका। फिर दूसरा सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन है लेकिन रेडियस 2 है, तो ये आपका दूसरे वाला सर्कल हो जाएगा जिसको C2 सर्कल कहेंगे। और चूंकि इसकी रेडियस 2 है तो ये पॉइंट होगा 2,0, ये होगा -2,0, ये होगा 0,2, और ये होगा 0,-2। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हमारा बनाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो है रीजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले सर्कल में कहा है कि मोड जेड को 1 से बड़ा लेना है, रेडियस से बड़ा, रेडियस से बड़ा मतलब आउटसाइड जाना है। इस तरीके से आपको आउटसाइड जाना पड़ेगा, कोई डिफरेंट कलर लेकर के बताता हूं। इस तरीके से आपको इस सर्कल से तो आउटसाइड जाना है, क्योंकि मोड जेड ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है मोड जेड। ठीक है, तो ये आउटसाइड जाएगा, और यहाँ पर मोड जेड लेस देन 2 है, यानी कि सर्कल के इनसाइड जाना है। लेस देन का मतलब इनसाइड जाना है, और ग्रेटर देन का मतलब आउटसाइड जाना है। तो ये जो बड़े वाला सर्कल है इसके इनसाइड जाना है। तो आपसे इसका मतलब ये होगा कि जो हमें रीजन दिया है वो ये वाला दिया है, जिसको मैं पूरा शेडिड करके दिखाता हूँ, ये रीजन है आपका। इस रीजन में हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये रीजन है। और अगर इस रीजन की बात करें, ये रिंग शेप रीजन है जो कि डबल कनेक्टेड रीजन बनाएगा, ट्यूब के आकार का ये रीजन बनेगा। ये वाला पोर्शन इस वाला पोर्शन में आपका कर्व लाई नहीं करता, रीजन लाई नहीं करता, इसको हमें कंसीडर भी नहीं करना है। हमें चेक करना है फंक्शन को, इसमें जो मैंने ब्लू कलर से शेडेड किया है ना, इसके अकॉर्डिंग ये रिंग शेप रीजन बनेगा, जो कि ट्यूब के आकार का बनेगा, डबल कनेक्टेड रीजन। तो इसको हम जो है कंसीडर करेंगे, जो मैंने ब्लू कलर से शेडेड किया है। इसमें हम चेक करेंगे कि फंक्शन इसमें एनालिटिक है रीजन में या नहीं है। अब आपको चेक करने फंक्शन कब एनालिटिक नहीं होगा। ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा जब ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये इन्फिनिटी टेंड तभी हो सकता है जब इसका डिवाइड वाला पार्ट 0 हो जाए। ठीक है, जब इसका डिवाइड वाला पार्ट 0 हो जाए, और यहां से तो आपको भाई एक तो z² 0 मिलेगा, और यहां से आपको z² +9 0 मिलेगा। दोनों 0 होने पर ये इन्फिनिटी बनेगा। यहां से तो आपको z की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और यहां से z² की वैल्यू -9 मिलेगी। -9 को हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, i का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। i² की वैल्यू -1 होती है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो -9 को हम ये लिख सकते हैं।
तो यहां से आपको z की वैल्यू मिलेगी 0, यहां से आपको z की वैल्यू मिलेगी +-3 आयोटा। ठीक है, यानी कि आपके एक पॉइंट तो ये बन गया z इक्वल टू 0, एक पॉइंट आपका बन गया z इक्वल टू 0+3 आयोटा, एक पॉइंट आपका बन गया z इक्वल टू 0-3 आयोटा। तीन पॉइंट हमारे बनेंगे, इन तीनों पॉइंटों पर ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा, हमेशा इन्फिनिटी वैल्यू देगा। अब आपको ये चेक करना है तीनों पॉइंट हमारे इस रीजन के अंदर है या बाहर है। अगर अंदर चला गया तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी, लेकिन अगर इस रीजन से बाहर है, हमें तो केवल रीजन में चेक करना है ना जो आपको दिया है। अगर उसमें फंक्शन आपका रीजन से बाहर जाते हैं तीनों पॉइंट, तो हमारा कोची इंटीग्रल थ्योरम से इंटीग्रेशन 0 होगा। इससे पॉइंट अगर बनाए तो ये आपका 0+0i की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इससे हमारा पॉइंट बनेगा 0, 0 पॉइंट, इससे पॉइंट बनेगा रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 3, इससे पॉइंट बनेगा 0, -3। अब तीनों पॉइंटों को देखना है क्या हमारा इस शेडेड रीजन में, जो मैंने शेडेड कर रखा है रिंग शेप रीजन, क्या इसमें जाएंगे। अगर इसमें जाएंगे तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी, लेकिन अगर इससे बाहर है तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। पहले बात करते हैं हम 0, 0 पॉइंट की। अगर 0, 0 पॉइंट की बात करें, ये आपका पॉइंट है जो कि शेडेड रीजन से बाहर है, यू कैन सी दैट, है ना। ये वाला पोर्शन हमारे रीजन में नहीं है, तो ये पॉइंट हमारा बाहर चला गया। फिर आएगा आपका पॉइंट 0,3, जो कि 0,3 जो कि 0,2 से ऊपर होगा, यहां पर कहीं पे होगा 0,3 पॉइंट। फिर आएगा आपका 0,-3, जस्ट अपोजिट साइड में नीचे की तरफ होगा, यहां पर कहीं पे ले लेता हूं 0,-3। ठीक है, तो आप तीनों पॉइंटों को चेक कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपका, है ना, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, और ये वाला पॉइंट भी इस रीजन से बाहर है। जो मैंने ब्लू कलर से शेडेड किया है रिंग शेप रीजन, इस रीजन से बाहर है, उस रीजन से इनका कुछ मतलब ही नहीं है। इसका मतलब तो इस रीजन में, रिंग शेप रीजन में आपका फंक्शन एनालिटिक है और हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, तो बाय द कोची इंटीग्रल थ्योरम ये इंटीग्रेशन आपका 0 होगा। यहां पर लिख सकते हैं तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है, ठीक है, डेट इज पोल लाइज या सिंगुलर पॉइंट्स लाइज, पोल लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द रीजन आर। इसको मैं आर रीजन कह देता हूँ। ये जो मेरा शेडेड रीजन है, ये वाला ब्लू कलर से मैंने किया, इसको मैं आर रीजन कह देता हूँ, है ना। इस आर रीजन से तीनों के तीनों ही पोल जो सिंगुलर पॉइंट है आउटसाइड जाएंगे। Therefore, fz is analytic within and on रिंग शेप रीजन। इस रिंग शेप रीजन में कहीं पे भी आपको इन्फिनिटी नहीं देगा, जिन पर इन्फिनिटी देता है वे बाहर है पॉइंट। ठीक है, देन बाय द कोची इंटीग्रल थ्योरम इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं fz का, तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा। fz की वैल्यू अगर रखेंगे तो fz की वैल्यू है हमारी 1/z² और z²+9 dz। तो ये इंटीग्रेशन आपका हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोची इंटीग्रल थ्योरम का थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, ये आपको इवेल्युएट करना इंटीग्रेशन वेयर सी इज द स्क्वायर विद वर्टिसेस। ये 4 वर्टिसेस दिए हैं और आपको ये स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले इस स्क्वायर को ही बना लेते हैं। गिवन वर्टिसेस है, पहला वर्टिसेस है आपका 1+i, जिसको हम अगर पॉइंट फॉर्म में बनाएंगे तो 1+1i बनेगा। ठीक है, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1, 0.11 बन जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है 2+i, जिसको हम 2+1i कह सकते हैं। तो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 1, 1 पॉइंट बन जाएगा। फिर आगे आपका 2+2i पॉइंट बनेगा, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 2, तो 2 पॉइंट बनेगा। ऐसे लास्ट पॉइंट आपको दिए 1+2i, जो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 2, तो 1 पॉइंट बनेगा। तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वर्टिसेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हैं उनको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। अब इन पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं, है ना। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कहीं पे हमारा जो है 1 पॉइंट होगा, इसको मैं 1 पॉइंट कह देता हूं। फिर आपका पॉइंट आएगा कहीं पे x की वैल्यू 2 और y 1, यानी कि ये b पॉइंट होगा, जो कि आपका 2 पॉइंट होगा, है ना। फिर आपका 2 पॉइंट आएगा, मतलब x भी 2 और y भी 2, तो आप मान लेते हैं यहाँ पर ये c पॉइंट है 2,2, है ना। फिर आपका ये 1,2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये आपका d पॉइंट हो जाएगा, है ना, 1,2। इन पॉइंटों को इस तरीके से लाइनों से मिला देंगे, ए से बी को ज्वाइन करेंगे, फिर बी से सी को, और सी से डी को, और डी से ए को।
तो हमारा पूरा का पूरा जो स्क्वायर है इन चारों पॉइंटों से बन जाएगा, क्योंकि चारों पॉइंट जो है हमारे स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो यहाँ पर जो क्लोज कर्व है आपका वो स्क्वायर की फॉर्म में दिया है। ठीक है, क्लोज कर्व आपका किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, है ना, या रिंग शेप रीजन, वॉटेवर। तो यहाँ पर स्क्वायर में आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है। गिवन करके इंटीग्रेशन को लिखा, अब आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन किन किन पॉइंटों पे एनालिटिक नहीं है, और क्या वे पॉइंट हमारे कर्व के अंदर है, कर्व के बाहर है। अगर कर्व के बाहर चले गए तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम से इसका इंटीग्रेशन जीरो, लेकिन अगर कोई एक भी पॉइंट कर्व के अंदर चले गया तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। फिर लगेंगे इसमें कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर बात करिए टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये कब टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यदि इसका डिवाइड वाला जो पार्ट है ये जीरो हो जाए। डिवाइड वाला पार्ट है इसका z+2 का होल स्क्वायर और z² + 4 इक्वल टू जीरो, ये इन्फिनिटी बनेगा यदि डिवाइड वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। डिवाइड वाले पार्ट को जीरो रखते हैं तो आपको दो फैक्टर मिलेंगे, z+2 का होल स्क्वायर जीरो और z² + 4 जीरो। तो यहां से आपको मिलेगा z+2 जीरो, है ना, और यहां से आपको मिलेगा z² की वैल्यू -4, और -4 को आप i का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। जब भी इक्वल में माइनस बनेगा ना तो आप उसको i स्क्वायर में कन्वर्ट करके बनाना। तो यहां से आपको z की वैल्यू मिलेगी -2, और यहां से आपको z की वैल्यू मिलेगी ±i2। इसको हम लिख सकते हैं z=-2 प्लस 0 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं z=0 प्लस 2i, और इसको हम लिख सकते हैं z=0 माइनस 2i। इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो -2, 0 पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आपका 0, 2 बनेगा, और ये पॉइंट आपका 0, -2 बनेगा। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो तीनों की तीनों पोल हमारे सिंगुलर पॉइंट आए हैं, इन पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देता है, ये हमारे कर्व के अंदर तो नहीं है। अगर कर्व के अंदर गया तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी, अगर कर्व के बाहर है तो कोची की इंटीग्रल थ्योरम लगा देंगे, और इस क्लोज कर्व सी में विद इन एंड ऑन फंक्शन एनालिटिक होगा, तो उसका इंटीग्रेशन जीरो होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट को डिनोट करते हैं, अगर डिनोट किया जाए तो ये पॉइंट आपका -2, 0, और ये 0, 2 और 0, -2, तो 0, 2 होगा आपका यहाँ पर y एक्सिस पर लाई करेगा, 0, -2 जस्ट अपोजिट साइड में जाएगा यहाँ पर, और फिर आपका ये -2, 0 जो कि यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, ये -2, 0 पॉइंट बनेगा, है ना। इसको एक लाइन से अलग कर देता हूँ, ये अलग है पोर्शन हमारा। ठीक है, ये फिगर का पोर्शन है उधर वाला। तो आप तीनों पॉइंटों को हमने डिनोट किया, तो तीनों पॉइंट ही देखा जाए तो इस कर्व से कोई मतलब ही नहीं है, आउटसाइड है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लाइज आउटसाइड द कर्व कैपिटल सी, सी से बाहर लाई करते तीनों पॉइंट, तो फिर तो हम यहाँ पे कोची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं। फिर तो आप ये कह देंगे कि ये जो एफ जेड है ये इस क्लोज कर्व सी पर कभी भी आपको इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा, क्योंकि जिन पर ये इन्फिनिटी वैल्यू देता है वे तीनों पॉइंट बाहर है। इन तीन पॉइंटों से अलग ये फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये इस क्लोज कर्व सी के विद इन एंड ऑन हमारा फंक्शन एनालिटिक है। लिख सकते हैं देयरफॉर एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी देन बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम। इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए अराउंड द क्लोज कर्व सी जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है वो जीरो होगा। और अगर एफ जेड की वैल्यू रखी जाए तो एफ जेड आपका z² - 2z डिवाइड बाई z+2 का होल स्क्वायर और z² + 4 और dz, तो ये हमेशा आपका जीरो के बराबर होगा बाय द कोची इंटीग्रल थ्योरम, क्योंकि जो एफ जेड फंक्शन है क्लोज कर्व सी पर विद इन एंड ऑन हमेशा एनालिटिक होगा। एनालिटिक का मतलब उस क्लोज कर्व सी पर हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा, उस क्लोज कर्व सी पर कभी भी इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा। किसी भी पॉइंट पर, आप किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिएगा, कभी भी इस क्लोज कर्व सी पर ये इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा। जिन पर ये इन्फिनिटी देता है वो पॉइंट इस कर्व से बहुत दूर है ना, लाई करते हैं आउटसाइड। तो ये कोची इंटीग्रल थ्योरम आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको चार तरह के रीजन बनाते हुए क्वेश्चन को कराना सिखाया कोची इंटीग्रल थ्योरम को।
अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें ट्रायंगल को भी कवर कर लेता हूं, है ना। लास्ट एग्जांपल जिसमें वेरीफाई क्वेश्चन में दिया गया, वेरीफाई का मतलब एक तो आपको डायरेक्ट कोची की इंटीग्रल थ्योरम लगानी है और फिर उसको जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने इंटीग्रेशन को किया था एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके पाथ को लेकर के, है ना, उसी तरीके से आपको उसको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर फंक्शन की, वेरीफाई कोची इंटीग्रल थ्योरम बाय इंटीग्रेटिंग ई की पावर आई जेड, तो यहाँ पर जो फंक्शन है एफ जेड ई की पावर आई जेड होगा और अलोंग द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ट्रायंगल दिया है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया जो गिवन वर्टिसेस ट्रायंगल के तीनों हैं। पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे 1 प्लस आई यानी कि 1 प्लस 1 आई, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से पॉइंट बन जाएगा, माइनस 1 प्लस आई जिसको हम 1 लिख करके पॉइंट बना देंगे माइनस 1 कोमा 1, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस वन ये पॉइंट बन जाएंगे, तीनों पॉइंटों को हम बना लेते हैं। 1 1 पॉइंट की बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको मैंने एक मान लिया, है ना। अगर हम -1 और 1 की बात करें जस्ट अपोजिट साइड में जाएगा, यहाँ पर बी माना। तीसरा पॉइंट आपका -1 यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा, इसको मैंने सी माना। अब हम इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे, अब हम इन तीनों पॉइंटों को लाइनों से मिला देंगे, ठीक है। ए को बी से मिला देते हैं, बी को सी से मिला देते हैं और यहां पर ए को सी से मिला देते हैं। इस ट्रायंगल के ओवर में हमें जो है इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है भाई, इस ट्रायंगल के ओवर में फाइंड करना है और इस ट्रायंगल को हम क्लोज कर्व सी का नाम देंगे, ये क्लोज कर्व सी है। अब फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन है आपका एफ जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो ई की पावर जेड साइन जेड कोस जेड जेड में पोलिनोमियल होते हैं ये तो एवरीवेयर एनालिटिक है, ये आपको कभी इन्फिनिटी वैल्यू देंगे ही नहीं जब तक आप इसमें जेड को इन्फिनिटी ना रख दे। और इन्फिनिटी रखेंगे क्यों, इन्फिनिटी कोई एलिमेंट थोड़ी है, हमें तो फाइनाइट वैल्यू पे वर्क करना है। तो जितनी भी आप जेड की वैल्यूज रखोगे हमेशा ये फाइनाइट वैल्यू देगा फॉर ऑल जेड, जेड की सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसका मतलब तो ये हमेशा एनालिटिक है, तो फिर तो इस क्लोज कर्व सी पे भी एनालिटिक होगा, इसमें तो एनालिटिक ही रहना है, ये कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा, है ना। तो लिख देते हैं इस बातों को क्लियरली, एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, इस क्लोज कर्व सी जो ट्रायंगल की फॉर्म में है, ठीक है, ये हमेशा इस क्लोज कर्व सी पर एनालिटिक रहेगा। फिर तो हम कोची इंटीग्रल थ्योरम देन बाय सीआईटी, सीआईटी का मतलब कोची इंटीग्रल थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इस क्लोज कर्व सी के अबाउट में वो हमेशा 0 के बराबर होगा, है ना। और अगर एफ जेड की वैल्यू रख दे ई की पावर आई जेड तो इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। ये हमने फाइंड कर दिया कोची की इंटीग्रल थ्योरम से। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है वेरीफाई कीजिए, तो पहले तो आपने कोची की इंटीग्रल थ्योरम यहां तक लगाई एज यूजुअल जैसे कि पहले क्वेश्चंस किए हैं। अब आपको उसको बिना कोची की थ्योरम लगाए भी सॉल्व करके दिखाना है और सॉल्व करके बताना है कि ये 0 ही वैल्यू देगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसको बिना कोची के इंटीग्रल थ्योरम से प्रूफ करके दिखाएंगे, इस ट्रायंगल के ओवर में अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का तो 0 आएगा। तो ट्रायंगल के ओवर में सबसे पहले अगर फंक्शन की बात करें इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, वेरिफिकेशन मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, एफ जेड की वैल्यू रख दी ई की पावर आई जेड जो कि ऊपर कंसीडर किया है। ये आप जानते हैं कि जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस आई वाई होती है और डी जेड की जो वैल्यू होती है वो डी एक्स प्लस आई डी वाई होती है। तो इन दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को रख दिया। और इन दोनों वैल्यू को रखने के बाद ये जो क्लोज कर्व सी है आपको देखना है कितने हिस्सों में ब्रेक होगा। अगर यहाँ पर इसकी ब्रेक की बात करें तो ये हमारा ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूं। ये ब्रेक कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हमें बी से ए जाना होगा, यस, पहले हमें बी से ए जाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेता हूं, फिर ए से सी आना होगा एरो के अकॉर्डिंग, और फिर सी से बी जाना होगा, एरो के अकॉर्डिंग ही हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये पूरा क्लोज कर्व सी बनाएगा आपका, ये देखा जाए तो ये पूरा क्लोज कर्व सी बनेगा जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरा क्लोज कर्व सी है जिसको हम फाइंड करेंगे, है ना, इसके अबाउट में इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो ये ट्रायंगल जो है आपका 3 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा भाई, तीनों हिस्सों के लिए आपको ऑब्जर्वेशन बनानी पड़ेगी, बी ए प्लस ए सी प्लस सी बी,
है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो पूरा क्लोज कर्व सी है ये 3 हिस्सों में ब्रेक होगा। एक तो बी ए लाइन पर जाना होगा, फिर प्लस AC लाइन पर, और फिर प्लस CB लाइन पर। तीनों लाइनों के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन को हमें फाइंड करना होगा। तो तीनों को ब्रेक कर देते हैं। पहले इसको मैंने लिखा BA के अकॉर्डिंग, और ध्यान रखना आई के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है। आई की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो IX प्लस आई स्क्वायर वाई बनेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने इसको e की पावर IX माइनस वाई लिखा है, और ये आपका बाहर सेम है। तो पहले BA के लिए लिखा, फिर मैंने इसको AC के लिए लिखा, फिर मैंने इसको CB के लिए लिखा। ठीक है। तो तीनों के लिए हमें इस इंटीग्रेशन को अलग अलग निकालना होगा। ठीक है। वही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की हेल्प से, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था। तो तीनों लाइनों के अकॉर्डिंग हमें कुछ ऑब्जर्वेशन की नीड होगी, क्योंकि तीनों इंटीग्रेशन को हमें या तो x में या y में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है। तो BA के लिए क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, AC के लिए क्या है, CB के लिए क्या है, वो मैंने यहां पर लिख रखा है। अगर BA के लिए देखें आप, सॉरी, अगर आप BA के लिए देखते हैं तो बी ए आपकी ये लाइन है। इस लाइन में देखो कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट है आपका एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, यानी कि एक्स तो वेरी करता है -1 से 1, लेकिन एक फिक्स है। फिक्स कौन है? ये जो वाई की वैल्यू है, सेकंड जो कोऑर्डिनेट है फिक्स है। इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू 1। वही मैंने लिखा, अगर बी ए के लिए हम सॉल्व करेंगे तो y तो फिक्स रहेगा 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy की वैल्यू हो जाएगी 0। और x का वेरिएशन कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक होता है। ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखते हैं x के लिए। तो x की जो लिमिट है वो -1 से 1 तक जाएगी। तो ये दोनों की दोनों, ये तीनों चीजें हम पहले वाले इंटीग्रेशन में रख देंगे। हमने क्या किया, y को तो रख दिया 1, y को 1 रखेंगे तो ये e की पावर IX -1 हो जाएगा। dy को रख देंगे 0, dy को 0 रखने पर ये 0 होगा, यहाँ पे dx बचेगा, और x की लिमिट हो जाएगी -1 से 1। तो BA के लिए हमने इस इंटीग्रेशन को x में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं AC के लिए। AC है आपकी ये लाइन, ये पॉइंट गलत बना हुआ है भाई। AC है आपकी लाइन, ये पॉइंट आपका होगा C पॉइंट, जो कि -1 है। ठीक है। तो AC के लिए हमें ऑब्जर्वेशन निकालनी है। अगर AC में देखें तो ये पॉइंट 1 1 है, ये पॉइंट -1 है। तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू है 1, x2 माइनस x1 यानी कि x -1 और -1 -2, और y2 माइनस वन भी, ये भी आपका -1 -1 -2 बनेगा। और x माइनस x1, ये -2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो उसको सॉल्व करके y इक्वल टू x लाइन आएगी। यानी कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये y इक्वल टू x लाइन है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है इसी के लिए, कि जो y की वैल्यू है वो x है। वैसे भी आप देख सकते हैं दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, -1 -1 1 1, तो ऑब्वियसली y इक्वल टू x लाइन पर ही लाई करेंगे। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से निकालो या डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू x है, अगर y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy होगा, x का dx होगा, और यहाँ पर जो लिमिट है वो देखनी होगी x की कहां से कहां तक जाएगी, एरो के अकॉर्डिंग लिमिट लेनी है। x की लिमिट जाएगी आपकी 1 से स्टार्ट होगी, और यहाँ पर आएगी एरो के अकॉर्डिंग -1 तक जाएगी। वही मैंने लिखा है, x की लिमिट माइनस सॉरी 1 से स्टार्ट होकर के -1 तक जाएगी। एरो के अकॉर्डिंग ही लिमिट लेनी है, पहले अपर लिमिट जो x के लिए है, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट जो x के लिए है। तो 1 से -1। अब इस ऑब्जर्वेशन को दूसरे वाले में रख देते हैं। जब y की जगह पे x रखोगे तो ये e की पावर I-1 x बनेगा, और यहाँ पर dy को dx रखोगे तो dx प्लस आई dx, जिसमें से dx को कॉमन ले लेंगे 1 प्लस आई बनेगा, और x की लिमिट होगी 1 से -1। फिर थर्ड वाले में चलते CB के अकॉर्डिंग देखेंगे। CB को देखें तो CB हमारा ये है, एरो के अकॉर्डिंग ही लेंगे। इसमें पहले कोऑर्डिनेट को अगर देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू -1, ये भी x की वैल्यू -1, तो ये लाइन फिक्स है, x इक्वल टू -1 लाइन होगी। तो ये मैंने लिखा x की वैल्यू -1 होगी, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx होगा, -1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और y का वेरिएशन कहां से कहां तक लाई करेगा, y का वेरिएशन के लिए सेकंड को देखो, ये -1 से स्टार्ट होगा, एरो के अकॉर्डिंग ये आपका 1 तक जाएगा, है ना। तो y की लिमिट आपकी वेरी करेगी -1 से 1 तक। तो इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे रख देते हैं CB में, है ना। हमें इसमें x को रखना है -1, जब x को -1 रखेंगे तो ये -i हो जाएगा,
और dx को रखना है 0, तो ये 0 रखेंगे तो ये आपको i dy मिलेगा, और y की लिमिट है -1 से 1। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें पाथ के अकॉर्डिंग चलना होता है, देखना होता है कि कर्व कितने हिस्सों में ब्रेक होगा, 3 हिस्सों में ब्रेक होगा, 3 हिस्सों में ब्रेक करके तीनों इंटीग्रेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन, जो मैंने तीनों को साइड में लिखा है इनको। अब आपको इन तीनों को इंटीग्रेट करना है। अगर फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर ix माइनस वन का इंटीग्रेशन e की पावर ix माइनस वन होगा, लेकिन आपको ये पता है, फॉर्मूला में यहां पर लिख देता हूं कि अगर आप e की पावर ax का इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax ही होता है, बस जो x के साथ में होता है वो डिवाइड में जाता है। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज होगा तीनों इंटीग्रेशन में, है ना। तो यहाँ पर e की पावर ix माइनस वन का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो e की पावर ix माइनस वन ही रहेगा, लेकिन जो x के साथ में है i वो डिवाइड में जाएगा, लिमिट होगी -1 से 1। यहाँ पर भी 1 प्लस आई जो है ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और e की पावर i माइनस वन एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो e की पावर i माइनस वन एक्स ही रहेगा, लेकिन डिवाइड में जो x के साथ में है i माइनस वन वो डिवाइड में जाएगा, जिसको मैंने बाहर लिखा है क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया डायरेक्ट, है ना। और इसकी लिमिट है 1 से -1, 1 से -1 लिमिट रखी। यहां पर करेंगे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस आई माइनस वाई का e की पावर माइनस आई माइनस वाई ही रहेगा, लेकिन जो y के साथ में, यहाँ पर y के साथ में है -1, आप देख सकते हैं y के साथ में -1 है, तो -1 को हमें नीचे लिखना होगा डिवाइड में, और y की लिमिट है -1 से 1, तो ये हमारा इंटीग्रेशन तीसरा हो जाएगा। तो तीनों इंटीग्रेशन को करने के बाद फिर इसमें हमें बहुत ध्यान से लिमिट को रखना होता है, और कुछ चीजें मैं सॉल्व करके चलूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखा जाए तो 1/i कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इसमें पहले x को रखेंगे 1 तो e की पावर i माइनस वन बनेगा, और फिर x को रखेंगे -1 तो e की पावर माइनस आई माइनस वन बनेगा, और सेकंड लिमिट रखते हुए बीच में एक माइनस आता है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है i वन प्लस आई और i माइनस वन, इसको मैं रफली सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, है ना। ये है आपका, ये है 1 + i और डिवाइड बाई i माइनस वन, ये हमारा है। इसको क्या करो आप, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दो। अगर इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, i माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और i माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, ऊपर बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे बन जाएगा आई माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab। आई स्क्वायर की अगर वैल्यू रखेंगे तो -1 ऊपर बनेगा -2, नीचे बनेगा -1 + 1 -2i। तो ये -2, ये -1 से 1 कट जाएगा, ये -2 बनेगा, -2 से -2 कट जाएगा, आयोटा हमारा बचा रहेगा। तो इसको मैंने सिंपलीफाई करके डायरेक्ट 1/i लिखा है, इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, उसको मैंने रेशनलाइज किया है जैसे मैंने ऊपर बताया, है ना। इस वैल्यू को मैंने 1/i लिखा है, फिर इसमें लिमिट रखेंगे x की जगह पे -1, तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो -i+1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस करके दूसरी लिमिट रखेंगे x की जगह पे 1, तो e की पावर i माइनस वन होगा। तो सेकंड टर्म इस तरीके से सॉल्व होगी। क्योंकि यहां पर भी 1/i है, वहां पर भी 1/i है, तो यहां पर भी 1/i बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आगे इजी रहे। तो ये जो -1 है, इस -1 को हम आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई, इस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यदि इस -1 को आई स्क्वायर लिख के, एक आई बाहर है और इस -1 को जो अंदर डिवाइड में इसको आई स्क्वायर लिख दिया, तो एक आई से आई कट जाएगा, 1/i बचेगा जिसको मैंने बाहर रख दिया। इसमें पहले y की जगह पे 1 रखेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस करके y की जगह पे -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये आएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा लिमिट को रखने के बाद। लेकिन मैंने हर टर्म में 1/i को बाहर रखा है, तो क्यों ना इस 1/i को कॉमन ले लिया जाए, है ना। ये आपका जो है 1/i कॉमन आ जाएगा, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, तो 1/i कॉमन आया, यहां पर ये बचा, यहां पर ये बचा और यहां पर ये बचा। अब ये सारी चीजें आपस में कट जाएगी, है ना। यू कैन सी हेयर e की पावर i माइनस वन से e की पावर e की पावर i माइनस वन से e की पावर i माइनस वन कट जाएगा, ये माइनस की है और ये टर्म प्लस की है, ये भी कट जाएगी और ये इससे कट जाएगा, और इसको काटने पर आपको मिलेगा 1/i इंटू 0 = 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी।
ये तो आपको पता ही है, कोची के इंटीग्रल थ्योरम ने कह दिया था कि इसका इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू 0 ही आती है। तो ये एडवांटेज आपको कोची के इंटीग्रल थ्योरम का दिख गया होगा कि कोची की इंटीग्रल थ्योरम से अगर डायरेक्ट करे तो सेकंडों में आंसर पता लगता है और आंसर भी फिक्स है, 0 ही आना है। लेकिन अगर इसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के मेथड से करें तो कितना कॉम्प्लिकेटेड ये बन जाता है, यू कैन सी हियर, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमें कर्व को देखना होता है, कर्व के अकॉर्डिंग पाथ्स को लेना होता है, पूरे क्वेश्चन को एक वेरिएबल में बदल के फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करना होता है, जिसमें एरर के भी चांस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी है, टफ भी हो जाता है। ठीक है, आंसर वेरीफाई करने के लिए हमने इसको प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया और इसको 0 के बराबर प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, तो ये होती है कोची की इंटीग्रल थ्योरम का एडवांटेज। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़े बड़े क्वेश्चन धड़ाम से हो जाते हैं, सेकंडों में हो जाते हैं। तो अगर वेरीफाई वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको इस तरीके से करते हैं, 7 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में मिलता है आपको। अगर खाली आपको कोची के इंटीग्रल थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर 0 होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है चेक करने का, है ना, उसको आप चेक करके इंटीग्रेशन को 0 दिखा सकते हैं बाय यूजिंग कोची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। इसी तरीके के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं भाई, है ना। ये 3 क्वेश्चन है आपके, तीनों फंक्शन एनालिटिक हो गए, तीनों रीजन में आंसर आपको पता है 0 आएगा। यहाँ पर ये आपको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में दिया है, इंटीग्रेशन करना है जेड की पावर 3 का। मैंने ई की पावर आई जेड कराया आपको ट्रायंगल में, ये आपको करना है जेड की पावर 3 किसमें, स्क्वायर में, यानी कि 4 लाइनों से मिलके ब्रेक होना है। और वेरीफाई इसमें दिया गया है तो दोनों पार्ट करके दिखाने होंगे, एक तो सेकंडों में हो जाएगा, दूसरा आपका 4 लाइनों में डिवाइड होके फिर सॉल्व होना है। कुछ दिक्कत आती है प्रीवियस वीडियो की हेल्प लीजिए या मेरे नोट्स में से सॉल्व कीजिए, नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं भाई। तो आज के इस लेक्चर में देखा, अगर फंक्शन पूरे के पूरे क्लोज कर्व सी पर एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन 0। नेक्स्ट लेक्चर होगा कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों के लिए, और कोची इंटीग्रल फॉर्मूले बनते हैं कि जब हमारा कोई एक पॉइंट कर्व के अंदर चला जाए, जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट कर्व के अंदर चला जाए तो कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, वो कैसे लगते हैं वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।